क्या आपके भी स्क्वाट, क्लीन और डेडलिफ्ट के नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन ट्रैक की परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क नहीं आ रहा? क्या आप ये अपनी वेट ट्रेनिंग के नंबर्स को अपनी एक्चुअल इवेंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे? तो यहाँ पे जो इशू है वो स्ट्रेंथ का नहीं है, जो इशू है वो है इलास्टिसिटी का। तो अगर आप स्प्रिंट्स, जंप्स या कोई भी एक्सप्लोसिव स्पोर्ट करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो इसलिए बने रहिएगा आखिरी तक। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे एथलीट्स हैं वो जिम में स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर तो होते जा रहे हैं, वो इलीट एथलीट जैसे दिख तो रहे हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उनके हिसाब से नहीं आ पा रही। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो है स्प्रिंग नहीं बना पा रहे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इलास्टिक बनते कैसे हैं। ये वो मिसिंग पीस है हमारी ट्रेनिंग का, इंडियन ट्रेनिंग कल्चर में, जो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। और इस वीडियो के लास्ट तक जो है मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा सैम्पल प्रोग्राम दूंगा। इसके बाद जो है आप 2 या 3 हफ्ते में ही अपनी जो इलास्टिसिटी है उसमें फ़र्क देखने लग जाएंगे। आपकी जो ऑलरेडी जो रेपरेशंस थी वो ईजी लगने लग जाएगी, और जितना एफर्ट आप पहले लगा रहे थे सेम टाइमिंग्स में, आपको वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो इन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। तो हम जब कोई भी इवेंट करते हैं, मान लो स्प्रिंट्स है या जंप्स है, उसमें जो है हम जैसे हम जिम में करते हैं ना, पूरा स्क्वाट पूरा डीप पोजीशन में जाते हैं, पूरा ऊपर आते हैं, इस प्रकार से नहीं होता। जो एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मसल वाला जो एक्शन है वो काफ़ी कम होता है। जब हम स्प्रिंटिंग में लेग ग्राउंड पे टच करते हैं या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हमारी लेग जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होती है, और जंपिंग में भी जो हमारी लेग है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ आती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो मसल्स है वो आइसोमेट्रिकली काम करती है, मतलब वो जो पोजीशन में थी उसे होल्ड करने की कोशिश करेगी। और इस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो टेंडन था वो स्ट्रेच होगा। टेंडन में इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि अगर वो ज़रा सा भी स्ट्रेच हो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर सकता है, और हमें यही क्वालिटी जो है अपने एक्चुअल इवेंट में चाहिए होती है। लेकिन अगर हम जिम में देखें तो जिम में इस प्रकार का एक्शन जो है बहुत ही कम होता है। जिम में जो है मसल्स बहुत ज़्यादा लोड होती है, फिर उसके बाद जो है वो एनर्जी को रिटर्न करती है। तो हमारी जो जिम की जो परफॉर्मेंस है उसे अगर हमें एक्चुअल इवेंट में ट्रांसफ़र करना है तो हमें उसके लिए थोड़ा अलग वर्कआउट करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसमें जो है जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक स्क्वाट को देखोगे, उसका जो हमारा उसमें जो हमारा टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक स्प्रिंटिंग के ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम के मुकाबले में। तो इस चीज़ के लिए हमें इलास्टिसिटी चाहिए। हमारे जो टेंडन है वो भी स्टिफ होने चाहिए। उसका मतलब है बहुत ही कम स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दे। तो उसमें बीच में मैं आपको जो है स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसा है कि हमारी जो एंकल है, एंकल की रेंज जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो हमारी एंकल है ये इतनी बड़ी रेंज में जो है काम कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सिर्फ इतने से स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर दे। जैसे आपने ग्राउंड आउट के अभी वीडियोस देखी होंगी, उसमें वो पूरी हील भी टच नहीं करता है और उतने में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देता है ना। तो वो है स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, जो कम से कम स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर दें। इसके लिए हमें एक टेंडन की क्वालिटी चाहिए, वो है स्टिफ टेंडन। स्टिफ टेंडन ऐसे हैं कि जब हमारी मसल आइसोमेट्रिकली काम करेगी स्प्रिंटिंग या जंपिंग में, उस टाइम पे जो हमारे टेंडन्स हैं वो स्टिफ होंगे, तो वो हल्के से स्ट्रेच होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर लेंगे। तो हमें एक्सरसाइजेज भी कुछ ऐसी ही डालनी पड़ेगी अपने वर्कआउट में जिसमें जो है ये काम बन रहा हो। यहाँ पर जो है ज़्यादातर एथलीट जो है फोकस करते हैं ज़्यादा स्क्वाट नंबर्स पे, ज़्यादा क्लीन नंबर्स पे, डेडलिफ्ट ज़्यादा लगने लग जाए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और ग्राइंडिंग टाइप हो जाती है। जबकि हमारा जो इवेंट है, जो ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो दोनों क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है इस वजह से। और यही वो कारण है कि हमारे जो जिम के नंबर्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इलास्टिक कैसे बने। तो एक्चुअल में एक इलास्टिक एथलीट बनने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। तो पहला तो है हमारा प्लायोमेट्रिक्स, दूसरा है हमारा एक्चुअल स्प्रिंट वर्क, तीसरा आता है हमारा आइसोमेट्रिक्स, और चौथा हम थोड़ी इंटेंस प्लायोमेट्रिक्स कह सकते हैं या हुपिंग बाउंडिंग के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम प्लायोमेट्रिक्स से शुरू करते हैं। तो जो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं ना हम इंडियंस या हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं, वो ये है कि जो हमारी बेसिक एक्सरसाइजेज है जैसे पोगो हॉप्स, इसको सोचते हैं यार ये क्या बोरिंग सी एक्सरसाइजेज से कौन करेगा, और उसको जो है छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो एक्सरसाइजेज हैं वही एक्चुअली में जो है ट्रांसफरिंग का काम करती है। वो जो आपकी जिम की स्ट्रेंथ है ना, जो इलास्टिसिटी को डेवलप करेगी उससे, वो काम पोगो पोगो हॉप से स्टार्ट होना चाहिए। पोगो हॉप्स वही है जो हम छोटी छोटी जंप्स करते हैं, हैंड्स ऑन हिप से शुरू कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी हम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्लायोमेट्रिक्स में ऐसा होता है कि पोगो हॉप्स की जगह और भी चीज़ें आएंगी, जैसे हमारी डेप जंप्स आएगी, ड्रॉप जंप्स आएगी, और जो हमारी हर्डल हॉप्स आती है वो भी।
तो अब आप में से कहेंगे, कई कई लोग कहेंगे कि हर्डल हॉप्स तो हम करते हैं, हर्डल जंप्स वगैरह तो हम करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आपके पास उस प्रकार की एफिशिएंसी नहीं है ना जो पोगो हॉप से डेवलप होनी थी, तो आप उतना एफिशिएंटली उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। और हर्डल हॉप्स को करने का भी या प्लायोमेट्रिक्स करने का भी प्रोग्राम होता है, उसे आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि 5 की हर्डल पे कर रहा है तो बहुत अच्छा है, 5 की हाइट पे कर रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 5 की हाइट पे भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसमें इलास्टिसिटी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हम मसल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। आगे मैं अगर सू बिंगटियान के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे जो उनके कोच हैं रैंडी हंटिंगटन, वो बताते हैं कि आपको बाउंस करना है, माइंडसेट हमेशा बाउंस का रखिए, जंप का मत रखिए। बाउंस के माइंडसेट में हम जो है इलास्टिसिटी यूज़ कर रहे होंगे। और जंप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम मसल करने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा जान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है थोड़ा सुधार लाने का। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ आइसोमेट्रिक्स की, कि आइसोमेट्रिक्स कैसे जो है आपको हेल्प कर सकती है इलास्टिसिटी डेवलप करने में। तो जब हम आइसोमेट्रिक्स करते हैं ना, तो हमारी जो मसल्स है वो आइसोमेट्रिकली काम करती है, मतलब वो एक पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेगी। और इस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो टेंडन है वो स्ट्रेच हो रहा होता है, उस पर कंटिन्यूसली लोड आ रहा होता है। तो जितने सेकंड तक हम आइसोमेट्रिकली पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, उतने टाइम तक जो है हमारा टेंडन है उस पर कंटिन्यूसली लोड आ रहा होगा। इसकी वजह से जो है हमारे टेंडन स्टिफ होने लग जाते हैं, और वो क्वालिटी हमें चाहिए। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को कम करने के लिए हमें स्टिफ टेंडन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी हम जो अपने एथलेटिक इवेंट को कर रहे होंगे उस टाइम पे हमारी मसल और टेंडन यूनिट जो है एक साथ काम करेगी। तो मसल जो है आइसोमेट्रिकली होल्ड करेगी और टेंडन जो है स्ट्रेच होंगे, है ना। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? ठीक है, तो ये रहा हमारा आइसोमेट्रिक्स। इसमें हम 2-3 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, 2 दिन क्या बहुत से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे हमारा वॉल सिट्स हो गया, हमारी लंज पोजीशन में जो होल्ड्स होती है, हमारी काफ के लिए जो हम होल्ड कर सकते हैं आइसोमेट्रिक्स, वो कर सकते हैं। और भी वेरिएशंस है, मैं आगे वीडियोस में आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे करके। तो अभी बात करते हैं कि जो एक्चुअल स्प्रिंट वर्क है वो कैसे हेल्प कर सकता है और अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो स्लो टाइप वर्क पे ज़्यादा रहता है, और एक्चुअल स्प्रिंट वर्क पे है वो बहुत ही कम रहता है। तो ऐसा है कि जो हमारा एक्चुअल स्प्रिंट वर्क होता है ना, जैसे फ्लाइंग स्प्रिंट्स हो गई या एक्सेलरेशन हो गया, इसमें जो है नेचुरली भी इलास्टिसिटी कुछ हद तक डेवलप होती है। और अगर जो हम स्प्रिंट वर्क को जो है वेट ट्रेनिंग के साथ साथ पूरे साल भर करते रहेंगे ना, तो नेचुरली भी जो है ट्रांसफ़र होने लग जाएगा, इलास्टिसिटी नेचुरली भी बनने लग जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जो स्प्रिंट वर्क है ना, उसे हम लास्ट के लिए बचा के रखते हैं कि आखिरी के जब कंपटीशन पीरियड आएगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्प्रिंट वर्क हो जाएगा, तेज़ रेपिटेशन लगाने लग जाएंगे। उससे पहले तक जो भी वर्कआउट होता है, मेजोरिटी ऑफ द वर्क जो होता है वो स्लो टाइप हो रहा होता है, तो वो ट्रांसफ़र जो है ना उतने अच्छे से हो नहीं पाती। तो जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने इसमें स्प्रिंट वर्क की महत्वता बताई है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। इन कंसेप्ट को आपको जो है सिर्फ समझना नहीं है, आपको जो है अपने एक्चुअल वर्कआउट में लाना पड़ेगा। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ वो है हमारा हुपिंग बाउंडिंग। तो हुपिंग बाउंडिंग भी जो है वो प्लायोमेट्रिक्स में ही आता है, लेकिन इंटेंस प्लायोमेट्रिक्स में आता है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि सीधा जो है एथलीट्स को हुपिंग बाउंडिंग सिखाने लग जाते हैं, तो वो सीख भी जाएंगे कुछ हद तक, लेकिन वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। वो जितनी पावर ग्राउंड में लगा रहे हैं ना, वो उतना ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो शुरू में बेस बनाना था लाइट प्लायोमेट्रिक्स है वो नहीं बनाया है। उन्हें लगता है कि जो ये लाइट प्लायोमेट्रिक्स है, जो ये आइसोमेट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा बोरिंग पार्ट है, जबकि वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। बोरिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, वही एक्चुअल में जो है ट्रांसफरेंस लाएगा। तो हुपिंग बाउंडिंग को आप बाद के लिए बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सीधा जो है हम हुपिंग बाउंडिंग सिखाने लग जाएं। पहले उनका बेस बनाइए, पहले उनमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी डेवलप करिए, उसके बाद जो है जब वो हुपिंग बाउंडिंग करेंगे उससे बहुत ज़्यादा, जितना अभी कर रहे हैं ना उसके 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा ले जा पाएंगे। तो अब जो है मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा और सैम्पल प्रोग्राम देना चाहता हूँ, जो कि वैसे तो 8 वीक्स का है, लेकिन आपको 2 या 3 हफ्ते में ही जो है इलास्टिसिटी में जो डिफरेंस है वो पता लगने लग जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे उसके। अगर आप पूरा 8 हफ्ते नहीं करना चाहते तो आप 4 हफ्ते भी कर सकते हैं। आपको मैं एक PDF दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा, कितना सेट करना है, कैसे करना है और कितना कितना रेस्ट लेना है, ये सब कुछ करके लिखा होगा। आपको जो ये प्रोग्राम है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन करना है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 3 दिन करना, लेकिन अगर आप 2 दिन भी कर पा रहे हैं तो वो भी बहुत है अभी के लिए। प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि 3 हफ्ते की लोडिंग है और चौथा हफ्ता जो है वो डिलोड का है। उसके बाद फिर से 3 हफ्ते की लोडिंग है, उसके बाद जो 1 हफ्ता है वो डिलोड का होगा। ठीक है, डिलोड की इंपॉर्टेंस मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नेगलेक्ट मत करना। पुरानी वीडियोस जाके आप फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपने पहले देखी है तो, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें। तो जो प्रोग्राम है उसमें सिंपल पोगो हॉप्स ही यूज़ हो रही है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और उसकी थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो रही है। जैसे फर्स्ट वीक में हम कर रहे होंगे हैंड्स ऑन हिप्स के वेरिएशन,
सेकंड वीक में हम कर रहे होंगे उसी को थोड़ा फॉरवर्ड मोमेंटम के साथ। जो थर्ड वीक आएगी उसमें जो है हम कर रहे होंगे हाई होप्स, जिसमें जो है हम ज़्यादा पावर लगा रहे होंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी लगा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोर्थ वीक जो है हम डीलोड का कर लेंगे, जिससे जो है हम लोड उतार सकें और रिकवरी ले सकें और अडेप्टेशन के लिए बॉडी को टाइम मिल सके। फोर्थ के बाद जब हम फिफ्थ वीक में जाएंगे उस समय जो है हम थोड़े थोड़े वेरिएशन लाएंगे। जैसे एक सेट हमने कर लिया फॉरवर्ड होप्स का और एक सेट कर लिया हमने हाई होप्स का, ठीक है। उसके बाद सिक्स वीक में हम थोड़ा वेरिएशन लाएंगे, सेवन्थ वीक में जो है हम थोड़ा कॉम्बिनेशन लाएंगे और एट्थ वीक अगेन हमारा डीलोड का है। तो अगर आप इसे पूरा का पूरा फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपनी इलास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख पाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम है। तो आप में से जो भी लोग इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं फॉलो करूँगा, तो आप अभी लिख दीजिए और 4 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद आप वापस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ के। तो ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप और भी सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आप ये चैलेंज को करना चाहते हैं या इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, उनको शेयर करें। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप नए इस वीडियो में आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पीछे जाके जो है मेरी एक गाउट पे मैंने वीडियो बनाई थी, गाउट का कैसे वर्कआउट होता है, 22 मिनट की वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।